theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance. है ना? सो समझेंगे मोटा मोटी ये चीज है क्या। मेंडल्स ने अपने काम को लोगों के सामने प्रेजेंट किया था, है ना, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस लेवल पे बात कर रहे हैं मेंडल साहब। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, है ना। तो इसीलिए मेंडल्स का काम अनअवेयर रह गया, बहुत सालों तक अनअवेयर रह गया। मेंडल काम कर रहे थे 7 साल तक, ये पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है। 1956 से लेके 1963 तक उन्होंने 1856 से लेके 18, है ना, कब से कब काम करा था? 1856 से लेके 1863 तक उन्होंने काम करा, जेनेटिक्स के ऊपर काम करा। उन्होंने अपना पेपर पब्लिश करा था 1865 में, है ना। पेपर तो उन्होंने पब्लिश कर दिया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा बोल क्या रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहे हैं। मोर ओवर मेंडल्स के पास कोई एविडेंस नहीं था समझाने के लिए लोगों को। आज हम लोग मियोसिस जानते हैं, माइटोसिस जानते हैं, सेल डिवीजन होता है, गैमेट्स बनते हैं, जानते हैं हम लोग, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन स्टेज होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन उस समय ये मेंडल्स कुछ नहीं जानते थे, इसके बारे में उन्होंने कुछ जिक्र ही नहीं करा। उन्होंने क्रोमोसोम टर्म भी यूज नहीं करा था, है ना। तो इसलिए उनका काम धरा का धरा रह गया, लोगों तक नहीं पहुंचा, है ना। मेंडल्स मर गए इतने साल में, 88 में मर गए, है ना। कुछ साल बाद दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने मेंडल्स के काम की तरह ही काम करना शुरू करा, है ना। मेंडल से इन्फ्लुएंस होके काम नहीं करा, वो लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे जेनेटिक्स के ऊपर, एंड दे गॉट सिमिलर रिजल्ट। ये सब हम लिखवाएंगे, भेज देंगे आपको, पहले कहानी सुनेंगे। दे गॉट सिमिलर रिजल्ट एज दैट ऑफ मेंडल। वो तीनों चारों साइंटिस्ट इस काम को पब्लिश करना चाह रहे थे, लेकिन पब्लिश करने से पहले उनको पता चल गया, अरे यार ये काम हम तो अभी 1900 में कर रहे हैं, ये काम तो 30 साल पहले मेंडल्स कर चुके हैं, है ना। तो ये साइंटिस्ट लोग ये काम को पब्लिश करा, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं दिया। मेंडल साहब को ऑनर देने के लिए मेंडल साहब के नाम पे ही उनके काम को रीपब्लिश करा गया, है ना। तब लोगों को पता चला कि हाँ मेंडल्स हाँ अच्छे काम करे हैं, जेनेटिक्स में अच्छे काम करे हैं। लोग और जरा डीप स्टडी करने की कोशिश करी, लोगों ने क्रोमोसोम को स्टडी करना शुरू कर दिया, मियोसिस को स्टडी करना शुरू कर दिया, मियोसिस में कितने स्टेजेस होते हैं ये उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया, है ना। आगे चल के 1902 में सटन एंड बोवरी नामक साइंटिस्ट ने कायदे से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कुछ नहीं है, ये एक कंपाइल वर्क है ना। मेंडल्स के जो ट्रेडिशनल तरीका था पढ़ाई करने का, एक्सप्लेन करने का जेनेटिक्स को, वो वाला तरीका, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहता है किस तरीके से जीन पेरेंट्स से, फादर और मदर से चिल्ड्रन में पहुंचता है ना, किस तरीके से पहुंचता है, गैमेट के माध्यम से पहुंचता है ना। फादर और मदर का गैमेट्स किस तरीके से मिक्स होके एक नया कॉम्बिनेशन बना सकता है, ये चीज एक्सप्लेन करा गया, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर, मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर, और इन दोनों को मिला के कहा जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। उसके बाद इतना ही नहीं, सटन एंड बोवरी के बाद एक और साइंटिस्ट थे, थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या करा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव करा विद द हेल्प ऑफ ड्रोसोफिला। फ्रूट फ्लाई के मदद से इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को
प्रूफ करा कि हाँ मेंडल साहब जो बोल रहे थे, सटन एंड बोवरी जो बोले थे, वो सब सच है। जब ये काम कर रहे थे थॉमस हंट मॉर्गन, तो उनको कुछ कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और उन कठिनाइयों के चलते एक नया चीज उजागर हो गया, दैट इज कॉल्ड लिंकेज, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मैप। ये हम आगे बताएंगे आपको। चलिए मोटा मोटी अब हम इन सभी चीज को कायदे से सिस्टमैटिक तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, मोटा मोटी कहानी समझ में आ गया होगा। मेंडल्स ने जो काम करा था मटर के ऊपर, रिजल्ट आए थे, लेकिन वो रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बहुत सारे साइंटिस्ट, इसलिए काम उनका धरा का धरा रह गया। बाद में दूसरे साइंटिस्ट काम कर रहे थे, सिमिलर रिजल्ट आया, मेंडल्स को ऑनर करने के लिए उन्होंने मेंडल का नाम दे दिया। चलिए बताते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है क्या एक्चुअली में। इट इज एक्चुअली नटशेल में actually the proof of Mendel's work with the use of modern cytological evidences, है ना। ओके चलिए कहानी का शुरुआत करते हैं हम लोग। मेंडल्स का काम क्यों अनअवेयर रह गया, why Mendel's work was left unaware to people during 1865, है ना। ये क्वेश्चन आता है, मेंडल्स का क्यों काम धरा का धरा रह गया या फिर लोगों तक नहीं पहुंच पाया 1865 में। ठीक ना, तो बताते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। मेंडल्स ने काम करा था पी प्लांट पे 7 साल तक। मेंडल्स वर्कड ऑन पी प्लांट। इस पी प्लांट का बोटानिकल नेम क्या है जी? पाइजम सेटाइवम। वेरी गुड, पूछता है 7 years। बता सकते हो 7 साल जो काम करा था उन्होंने कौन से साल तक, कितने से कितने तक? 1963 1956 से 1963। 18 नॉट 19, 18 ठीक ना। हाँ 18। पब्लिश, हाँ, and published his work in 1865। 1865 में इन्होंने अपने काम को छापा, जर्नल में छापा था। ना देखते हैं कौन से जर्नल में इन्होंने अपने काम को छापा था। His work was published in journal Proceeding of Natural Society। ठीक है, ये एक जर्नल का नाम है जिसमें इन्होंने अपना काम को छापा था। प्रोसीडिंग, PROCEEDING, प्रोसीडिंग ऑफ on Natural Science Society। ठीक है, इस जर्नल में उन्होंने अपने काम को छापा था। लेकिन ये जो जर्नल है
बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड इसका प्रिंट आउट हुआ था। इस एडिशन का, इस कॉपी का, इस किताब का बहुत ही लिमिटेड प्रिंट आउट हुआ था। प्रिंट आउट करके भी, ज्यादा प्रिंट आउट करके भी क्या कर लेते हो, कम्युनिकेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लोगों तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए बहुत कम कॉपी इसका पब्लिश हुआ था और बहुत कम लोगों तक पहुंचा था। His work was published in Journal Proceeding Bond of Natural Science Society। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से याद रखेंगे इस जर्नल का नाम, है ना। And was published in very limited quantity, and was published in very limited edition, due to which जिसके चलते बहुत लोगों तक उनका इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाया। Due to his knowledge, his concept didn't reach to mass number of people। ठीक है, बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाया इनके काम के आइडिया। दूसरा, उस समय का कम्युनिकेशन बहुत ही वीक था, पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम। आप देखे होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1800 कितने में, 48 में हुआ था, 1858 में हुआ था भारत का पहला आजादी लड़ाई, याद है? 1858 में हुआ था सर, है ना? 57 सर। हाँ, 57 58 में ही हुआ था। लेकिन Yes, sir. मान के चलो कोई एक आंदोलन पटना में हुआ या पाटलिपुत्र में हुआ, वो आंदोलन मद्रास तक पहुंचते पहुंचते कई दिन लग गए थे, ठीक ना। ये इंफॉर्मेशन कलकत्ता पहुंचाने में कितना दिन लग गया, इधर गुजरात, दिल्ली, कश्मीर पहुंचाने में, ठीक ना, कितना दिन लग गया। क्यों लग गया था इतना? क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ही पुअर हुआ करता था उस समय। तो मेंडल्स का भी काम लाइक दैट, उसी का तरह मेंडल्स का भी काम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। ये एक मेजर रीजन हुआ। दूसरा, जब मेंडल्स काम कर रहे थे जेनेटिक्स पे, उस समय और भी दूसरे साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे, जैसे कि चार्ल्स डार्विन थे, ए.आर. वेलेस थे, है ना। लोग ज्यादातर उस समय मेंडल्स को फॉलो ना करके चार्ल्स डार्विन को और ए.आर. वेलेस को फॉलो करते थे, है ना। लोग सर ए.आर. वेलिस किस पे काम कर रहे थे? उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। हाँ जी सर, बोल रहे ए.आर. वेलिस किस पे काम कर रहे थे? ए.आर. वेलेस भी इवोल्यूशन पे काम कर रहे थे, इवोल्यूशन पे काम कर रहे थे, ओके। है ना। चलिए इसको भी हम नोट डाउन कर दे रहे हैं। हिज कॉन्सेप्ट, मेंडल्स का जो कॉन्सेप्ट था, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल अनब्लेंडिंग, ये सब समझने वाला है, ठीक ना, थ्योरी है। डिस्क्रीट यूनिट और फैक्टर फॉर वेरियस ट्रेट। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, अभी नहीं, बता रहे हो नहीं दिख रहा है। विजुअल है सर हम लोग को। मेरा ही कुछ प्रॉब्लम होगा लगता है। अच्छा, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा जी। दिख तो रहा है, शेयर तो हो रहा है। आशुतोष तुम्हें दिख रहा है ना जी? यस सर, विजुअल है सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फैक्टर फॉर वेरियस ट्रेट्स did not find acceptance
from the contemporaries कहने का मतलब कंपिटिटर समझ सकते हो, कलीग समझ सकते हो, फेलो समझ सकते हो, जो सेम समय में एग्जिस्ट किए होंगे और सिमिलर काम कर रहे होंगे या थोड़ा अलग अलग हटके काम कर रहे होंगे। At the same time as like चार्ल्स डार्विन को भी समझ में नहीं आता कि मेंडल्स किस चीज पे काम कर रहे हैं। चार्ल्स डार्विन and AROLS. As an explanation of inheritance and variation. ठीक है, चार्ल्स डार्विन और वेलेस, उस समय उनका बहुत नाम था, ठीक ना, लोग उन्हीं को फॉलो किया करते थे। जब उनको समझ में नहीं आया तो वो लोग भाव नहीं दिए, तो दूसरे लोग को तो और क्या भाव देंगे और क्या इम्पोर्टेंस देंगे उनको, सर है ना। हाँ बोलो। इसका स्टार्टिंग 2 लाइन जो पॉइंट लिखा है ना सर, वो समझा दीजिए फिर से। कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट? नहीं वही हिज कॉन्सेप्ट ऑफ वो जो था स्टार्ट हुआ था। हाँ, कंसेप्ट ऑफ स्टेबल अनब्लेंडिंग डिस्क्रीट यूनिट और फैक्टर, जो मेंडल्स ने लॉज दिए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, इन सभी का मतलब यही है। जैसे कि हम बोलेंगे अनब्लेंडिंग, ठीक है, आई एम यूजिंग द टर्म अनब्लेंडिंग। अनब्लेंडिंग कहने का मतलब होगा क्या? अनब्लेंडिंग का मतलब ये समझोगे, यहाँ पे समझोगे। जैसे कि मैंने क्या कहा था, इफ इट इज कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इनको गैमेट बनाना है तो ये गैमेट किस तरीके से बनाएंगे? एक कैपिटल टी रहेगा और एक स्मॉल टी रहेगा, है ना। इस तरीके से तो नहीं ना बनाएगा जी, इस तरीके से तो नहीं ना गैमेट बनेगा। हाँ, इस तरीके का गैमेट बनेगा क्या मिक्स करके? इस तरीके का नहीं ना, नहीं बनेगा। इस तरीके का गैमेट पॉसिबल नहीं है, इस तरीके का गैमेट नहीं बनेगा। गैमेट बनेगा तो या तो इस तरीके का बनेगा या फिर इस तरीके का बनेगा। ब्लेंडिंग नहीं होगा, मिक्स नहीं होंगे, क्रोमोसोम्स आपस में मिक्स नहीं होगी, जीन आपस में मिक्स नहीं होंगे, मिक्स होकर एक नया सिस्टम नहीं तैयार करेंगे। जीन जैसे है वैसे ही रहेंगे, पूरा का पूरा सेगमेंट टूट के जाएगा दूसरे में ना। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा जीन कहाँ लोकेटेड है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, है ना। तो अनब्लेंडिंग कहने का मतलब यही है, जो दो एलील्स है ना, वो स्टेबल है, मिक्स नहीं होंगे, डिस्क्रीट है, आइडेंटिफाइबल है, मिक्स नहीं होंगे। इन तीनों शब्द का मतलब इसी के आसपास है कि जो एलील्स है वो मिक्स नहीं होंगे, मिक्स होके एक अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं करेगा, ये है। हाँ, फैक्टर कहने का मतलब क्या? फैक्टर को आज हम लोग क्या जानते हैं? द फैक्टर इज कॉल्ड व्हाट? द फैक्टर इज जीन, है ना। सो मेंडल ने कहा कि कुछ जीन एग्जिस्ट करते हैं, कुछ फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिसको मिक्स नहीं किया जा सकता, जो स्टेबल है, वो पास ऑन होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। लेकिन ये चीज डार्विन को समझ में नहीं आया, AR वेलेस को समझ में नहीं आया, है ना। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि मेंडल ने इस फैक्टर का कोई एविडेंस ही नहीं दिया, है ना, प्रूव नहीं दिया कि हाँ कुछ क्रोमोसोम नामक चीज भी एग्जिस्ट करता होगा सेल के अंदर, प्रूव नहीं दिया, इसलिए फॉलो नहीं किया। स्टेबल अनब्लेंडिंग डिस्क्रीट यूनिट
इट इज टॉकिंग अबाउट जीन ओनली। जीन जो होते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं, स्टेबल होते हैं और पास ऑन होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट तो बता रहे मेंडल ही वाज मैथमेटिशियन एक्चुअली। तो उन्होंने क्या करा, अपने रिसर्च में अच्छा रिजल्ट पाने के लिए कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी पौधा लगाते थे ना तो लार्ज अमाउंट में लगाते थे। लार्ज अमाउंट में पौधा लगाने से फायदा होता है, रिजल्ट हमारा अच्छा आता है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है वो हम सब स्टडी कर पाते हैं। खराब होने की पॉसिबिलिटीज या फिर अच्छा होने का पॉसिबिलिटीज, सारे चीज को अच्छे से स्टडी किया जा सकता है यदि हम अपना सैंपल साइज बड़ा रखते हैं, है ना। सो मेंडल्स ने कुछ प्रेडिक्शन भी करी। 1000 प्लांट्स तो लगाते ही थे, लेकिन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी लगाते थे कि हम 1000 प्लांट लगा दिए, 2000 लगा दे तो क्या होता है, 1 लाख प्लांट लगाएंगे तब क्या होगा। तो वो कुछ हाइपोथेटिकल मैथमेटिक्स भी यूज करते थे ना, सोचने के लिए कि हाँ भैया 10 पौधा लगाएं तो इस तरीके का रिजल्ट आया, 20 पौधा लगाएंगे तो कितना रिजल्ट आएगा। तो मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये सब उन्होंने लगाया रिजल्ट पाने के लिए, जो कि बहुत ही अनएक्सेप्टेबल था उस जमाने के साइंटिस्ट लोगों के लिए, है ना। So his approach of using mathematical tool and statistical analysis to explain biological phenomenon was totally new and unaccepted to the biologists at that time. बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, है ना। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया। फैक्टर कुछ चीज ऐसा होता है, he couldn't provide any physical evidence for the existence of फैक्टर। फैक्टर नामक वस्तु कुछ एग्जिस्ट करता है, इन्होंने कोई एविडेंस ही नहीं दिया, इसीलिए और ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आया भैया ये बोलना क्या चाह रहे है ना। उस समय तक डिस्कवरी नहीं हुई थी क्रोमोसोम की, नो डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम एट दैट टाइम। एट दैट टाइम कहने का मतलब जब वो अपना रिसर्च कर रहे थे 1856 से लेके 1830 तक, है ना। सी कहीं कहीं पे लिखा गया है क्रोमोसोम, माइटोसिस, मियोसिस, ये लोगों ने स्टडी करना शुरू करा, स्टार्ट कर दिया कब? मिड 1850s में, मतलब मिड 1800, मतलब 1850, 60, 70 के आसपास क्रोमोसोम के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन एप्लीकेशन इसका नहीं उभरा था, लोग उतना नहीं जान पा रहे थे इसके बारे में, मेंडल भी नहीं जाने, है ना।
चलिए, ये हो गया क्यों उनका काम बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचा, है ना। Mendel died in 1884। ठीक है, मेंडल मर गया without being explored much। ठीक ना, बहुत लोग ये नहीं जान पाए लोग मेंडल्स के बारे में, और मेंडल्स मर गए, है ना। 1900 में, ठीक है, अब चलिए दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, इन 1900 1900 के आसपास 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू करा, है ना। इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू करा जेनेटिक्स के ऊपर, मेंडल्स के काम के ऊपर नहीं। एंड फाइंड आउट दैट कि हाँ, समथिंग ऑकर्स, समथिंग इज देयर व्हिच पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना। और वो काम को पब्लिश करना चाह ही रहे थे कि पता चल गया यार सिमिलर काम तो मेंडल्स 30 साल पहले कर चुके हैं। तो ये तीनों साइंटिस्ट मिलके मेंडल्स के काम को रीपब्लिश करवाया। ठीक है, हम बता रहे हैं इन 1900 his work was rediscovered। rediscovered by 3 scientists independently। जिन्होंने अलग अलग काम करा और मेंडल्स के काम को आइडेंटिफाई करा, है ना। तीन नहीं, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे, अपने भारत के बेल्ट में भी होंगे, एशिया में भी होंगे साइंटिस्ट लोग जो मेंडल्स के काम पे काम करे होंगे, लेकिन उनको भी रिकॉग्निशन नहीं मिला होगा, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन काम तो हुआ होगा ऑब्वियसली। ठीक है, सच एस जो साइंटिस्ट थे, they were some of them were ठीक है, जो साइंटिस्ट थे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे वो थे डी वेरिस ऑफ हॉलैंड, हॉलैंड के थे ये। कार्ल कोरेंस, बताया था कार्ल कोरेंस ने मेंडल्स के प्रिंसिपल को लॉक की उपाधि दी थी, बता चुका हूं ये प्रीवियस लेक्चर में। ये जर्मनी से थे। और एक थे शेकमेक बॉन्स, शेकमेक थे, he was from Austria, he was from Austria। ये तीनों कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, हॉलैंड सबसे ऊपर है, जर्मनी बीच में है, ऑस्ट्रिया नीचे, है ना। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली काम करा और मेंडल्स के काम को रिडिस्कवर करा, है ना। ये तीनों चाहते तो अपने नाम पे इस काम को पब्लिश कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा, है ना। मेंडल्स को ऑनर देने के लिए इन साइंटिस्ट लोगों ने अपना नाम ना ही दिया, अपना नाम ना देके मेंडल्स का नाम दिया, है ना। तो बोल सकते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ देम, हाँ, दो they were on same topic as Mendel was, but and in order to honor Mendel, ठीक है, मेंडल को ऑनर देने के लिए डीवरिस
एंड अदर्स, दूसरे साइंटिस्ट है ना, आदर republished Mendel's work. Mendel's work. In 1901, in journal Flora, in journal Flora, फ्लोरा नामक जर्नल में पब्लिश करा काम को अंडर द नेम Mendel's law of inheritance. Mendel's law of inheritance. कहानी समझ में आया? कहानी समझ में आया सुधांशु? यस सर। ओके, है ना? कोई काम किया, कुछ रिकॉग्निशन नहीं मिली, कुछ साल बाद उस काम को किसी दूसरे ने किया, अपना नाम पे पब्लिश करने ही वाला था, लेकिन पता चलता ये काम कोई कर चुका है, सो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए उन्हीं के नाम पे पब्लिश करा गया उनका काम, है ना? चलिए ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद 1901 के बाद साइकोलॉजी में बहुत ही बूम हुआ, माइक्रोस्कोपी में बहुत ही बूम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? साइकोलॉजी में बूम हुआ, माइक्रोस्कोपी में बूम हुआ, कहने का मतलब क्या है? उसका डिस्कवरी डेवलपमेंट हुआ। हाँ, डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुई, बहुत सारे डिस्कवरीज हुई, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, है ना? माइक्रोस्कोप और सोफिस्टिकेटेड होता गया, लोग मियोसिस क्या होता है जानने लगे, माइटोसिस क्या होता है जानने लगे, है ना? और पता चलने लगा कि किस तरीके से गैमेट्स सेग्रीगेट होता है मियोसिस 1 के दौरान, प्रोफेज 1 के दौरान, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस है क्या, लोगों को पता चलने लगा, है ना? So, चलिए और दूसरा एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ये कहानी है, ठीक ना? समझना है आप लोग को। क्वेश्चन आता है मेंडल्स का काम क्यों लोगों तक नहीं पहुंचा, वहां से आता है। दूसरा, मेंडल्स के काम को किसने रिपब्लिश किया, कौन से साल में किया, ये आता है। क्लियर कट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा के नहीं आना, है ना? लेटर बाद में some more some more advancement occurred in cytology. cytology की मतलब सेल, cytology and especially in field of cell division, that is mitosis or meiosis, है ना? माइटोसिस और मियोसिस के बारे में लोग जानने लगे, तो ये सब चीज सपोर्ट किया मेंडल्स के काम को एक्सेप्ट करने में। नाउ यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल बता रहे हैं मियोसिस के बारे में, ठीक है? मियोसिस इन शॉर्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए हम बता दे रहे हैं। रिकॉल करेंगे जरा मियोसिस। मियोसिस इज व्हाट? इट्स अ रिडक्शनल डिवीजन ना, रिडक्शनल डिवीजन इन मियोसिस। कौन से स्टेजेस होते हैं बता दे रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन होता है, कौन सा स्टेज में? DNA replication in which stage?
इंटरफेज में होता है। इंटरफेज के इस फेज में, है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं इंटरफेज में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम remains same in interface। याद आ रहा है किस तरीके से फेजेस जाते हैं? G1 phase, G1 phase is followed by S phase is followed by G2 phase। इन सभी में क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, क्रोमोसोम का वजन बढ़ता है इस स्टेज। हाँ, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है। इन मियोसिस each pair of synapsed homologous chromosome is called, ये हम मियोसिस को ब्रीफ में बता रहे हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग। homologous chromosomes is called bivalent। याद करेंगे जरा, बाइवेलेंट बोलते हैं या फिर इसको टेट्राड कहते हैं। और ये देखता है आपको जाइगोटिन स्टेज में, ये चीज आपको जाइगोटिन स्टेज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट और कुछ मियोसिस बता दे रहे हैं। हाँ, बाइवेलेंट क्रोमोसोम सारे के सारे मेटाफेज प्लेट पे आते हैं। द बाइवेलेंट कितने मेटाफेज प्लेट बनेगा जी, एक या दो? लो, सुधांशु, यस सर। कितना बाइवेलेंट ये जो मेटाफेज प्लेट बनता है मियोसिस 1 में, तो कितना प्लेट बनेगा? एक प्लेट बनता है कि दो प्लेट बनता है? एक ही बनेगा सर। एक लेयर बनेगा कि दो लेयर बनता है? एक। दो बनेगा ना मियोसिस 1 में। मेटाफेज 1 दो बनता है ना, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आप लोग। ये देखेंगे, अच्छा सर, माइटोसिस में एक बनता है ना? हाँ, माइटोसिस में एक बनता है, मियोसिस में दो बनेगा। हाँ सर। दो बना है, देखो यहाँ देख पा रहा हो ना डायग्राम, दो बना है ना, एक हाँ ये सर। दूसरा ये, ऊपर नीचे। हाँ सर। ये एनाफेज हो गया, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज के बाद वाला स्ट्रक्चर है ये, लेकिन दो ऊपर नीचे बना हुए है ना। हाँ, क्या लिखे हैं? द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट ऑन इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज 1। आगे बढ़ते हैं, मेटाफेज 1 के बाद आगे क्या होता है? एनाफेज 1 में क्या हो जाएगा? एनाफेज में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक 50% ऊपर की ओर मूव करेगा, 50% नीचे की ओर मूव करेगा। ये होता है ना एनाफेज 1 में। हम बोले थे आप लोग को मियोसिस पढ़ के आने के लिए।
होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो रहा है मेटाफेज एनाफेज 1 में क्या हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम separated while sister chromatid एक साथ अटैच्ड है सिस्टर क्रोमेटिड मतलब ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गया ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड हो गया सिस्टर क्रोमेटिड remain associated with each other ये सिस्टर क्रोमेटिड कब हटेंगे सर एनाफेज 2 में वेरी गुड ठीक है एनाफेज 2 है ना एनाफेज 2 involve splitting of सेंट्रोमियर याद करेंगे जरा leading to separation of sister chromatids ठीक है डायग्राम देखेंगे ऊपर वाला मियोसिस 1 में क्या हो रहा है एनाफेज 1 में दो इक्वेटोरियल लाइन दिख रहे हैं आपको ऊपर नीचे होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर अलाइन है ना इसके बाद सेपरेट होने लगते हैं एनाफेज लास्ट तक देखोगे तो पूरा सेपरेट हो चुके रहेंगे एनाफेज 2 में क्या होगा सेंट्रोमियर स्प्लिट किया और सिस्टर क्रोमेटिड्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गए ना sister separation of sister chromatids and its movement towards opposite pole opposite pole पे जाने लगते हैं लास्ट पॉइंट मियोसिस रिजल्ट्स इन कितने सेल बनते हैं जी 4 results in 4 haploid daughter cells 4 haploid daughter cells so यही स्ट्रक्चर यही चीज हम यहाँ पे बनाए हैं है ना ये हम यहाँ पे बना रखे हैं देखोगे समझोगे यही चीज हम आपको बताए हैं अभी नाउ एक चीज हमें बताएंगे आप ये डायग्राम देख पा रहे हो 1 2 3 तीसरा डायग्राम देख पा रहे हो ये वाला यस ओके नाउ यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 येलो वाला क्रोमोसोम नंबर 1 है और ऑरेंज वाला भी क्रोमोसोम नंबर 1 है होमोलोगस क्रोमोसोम है नाउ दिस red color is chromosome number 5 and green color is also chromosome number 5 homologous chromosome समझ में आया ठीक है यहाँ पे मियोसिस 1 में एनाफेज 1 में क्या होगा येलो वाले क्रोमोसोम के साथ ये लाल वाला क्रोमोसोम एक डायरेक्शन में जाएगा ऊपर की ओर लाइक दैट ये ऑरेंज वाला क्रोमोसोम और ग्रीन वाला क्रोमोसोम एक दूसरे डायरेक्शन में जाना है ना क्या ये जरूरी है कि येलो के साथ सिर्फ लाल वाला ही जा सकता होगा क्या ये जरूरी है हमेशा येलो वाले के साथ ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम ही मूव करेगा ये जरूरी नहीं है ये डिपेंड करता है किस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हो रहे हैं कौन ऊपर की ओर रह रहा है कौन नीचे की ओर रह रहा है
ये कहा नहीं जा सकता, चांस के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यही चीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा डिटेल में हम बता रहे हैं इसको। ड्यूरिंग meiosis 1, है ना, meiosis 1, the homologous chromosome align at metaphase plate, मेटाफेज प्लेट, ठीक ना, मेटाफेज प्लेट पे अलाइन होते हैं। लेकिन इनका जो ओरिएंटेशन है ये हम बोल नहीं सकते। ओरिएंटेशन किस तरीके से होगा, ओरिएंटेशन कहने का मतलब ये रेड वाला ऊपर होगा, ये ग्रीन वाला ऊपर होगा, वी कैन नॉट से ये रेड वाला ऊपर होगा, ये ग्रीन वाला ऊपर होगा, हम कह नहीं सकते लाइक दैट ये येलो वाला ऊपर होगा या फिर ये ऑरेंज वाला ऊपर होगा, हम बोल नहीं सकते, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। ये टोटली चांस के ऊपर डिपेंड करता है ना। चलिए आगे हम कुछ बताने वाले हैं, कुछ रिजल्ट आउट निकालेंगे, कुछ कंक्लूजन करेंगे, इसलिए हम बता रहे हैं। Okay, during meiosis 1, the homologous chromosome align at metaphase 1 या फिर metaphase plate, इनका जो ओरिएंटेशन है the orientation of one homologous chromosome pair is independent to other chromosome pair. Okay, ये हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। It can be understood by following diagram. ठीक है, हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, बनाएंगे नहीं, पहले से बना हुआ है उसको हम दिखा रहे हैं। ये रहा, इसमें नाम लिखा हुआ ही नहीं है। ये देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन, आपके पास इस तरीके का क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन है। कैपिटल आर
कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना, इस तरीके से। हम चलिए इसको हम थोड़ा नेमिंग कर देते हैं। इस येलो वाले को हम कंसिडर करते हैं कैपिटल आर और इस ऑरेंज वाले को हाँ बट वी कैन से कैपिटल आर कर सकते हैं, स्मॉल आई कर देते, स्मॉल आर कर देते हैं इसको स्मॉल आर कर देते हैं। स्मॉल आर लाइक दैट। इसको हम कर देते हैं कैपिटल वाई और इसको कर देते हैं स्मॉल वाई, है ना। ओके, तो अब हमें बताएंगे कि क्या जरूरी है कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई रहे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से जाएगी, ये कैपिटल आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, ये हो सकता है आपका स्मॉल वाई और इधर कैपिटल वाई भी हो सकता है। यही हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तो से सर आप ये क्या बनाओगे? प्रोबेबिलिटी क्यों है? हाँ, यहाँ ये से आप क्या प्रोबेबिलिटी बनाओगे? हाँ हाँ बोलो। और ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। यस, एकदम टोटली प्रोबेबिलिटी पे है ना, टोटली प्रोबेबिलिटी के ऊपर है ये। तो गैमेट्स बनेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि ये जो गैमेट बनेगा वो हमेशा, है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई हो, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई हो। खैर यहाँ पे तो बन जाएगा, लेकिन जो F2 प्रोजनी आएगा, मान के चलो इसके चलते, इन दोनों के चलते जो प्रोजनी आया उसका जीन कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा, कैपिटल आर इस तरीके से होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ ये जब गैमेट बनेगा, ये जब गैमेट बनाएगा, ये जब गैमेट बनाना है तो जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं कि कैपिटल वाई और स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ बन जाए और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ही बने। इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दर्शाया गया है, देखो, है ना। हो सकता है कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई चला जाए, हो सकता है कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई चला जाए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे वो किस तरीके का गैमेट बनेगा बताएंगे जरा हमें। ये जो गैमेट्स बने यहाँ पे, है ना, ये जो गैमेट्स हम दर्शा रखे हैं यहाँ पे, ये जो गैमेट्स बना रखे हैं हम यहाँ पे वो किस तरीके से होंगे बताएंगे जरा आप लोग, टेल मी। स्मॉल आर स्मॉल आई स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस तरीके से, है ना। स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक बना कि नहीं बनना? देखो बना यहाँ पे, है ना। मतलब वो सो सब रेशियो आता था उसी के बेसिस पे है। हाँ, सो मेरा कहने का मतलब है कि जो गैमेट बने वो इस तरीके से और सिर्फ इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल है ना, ये भी पॉसिबल है। और ये पॉसिबिलिटीज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जी? ये पॉसिबिलिटीज डिपेंड कर रहा है कि इनका ओरिएंटेशन कैसा होगा, इनका ओरिएंटेशन कैसा होगा। इसका ओरिएंटेशन क्या ऐसे ही रहना है या फिर वाई हरा वाला उधर चला जाएगा, लाल वाला इधर आ जाएगा, है ना। तो टोटली पॉसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इस तरीके से होगा तो अलग अलग प्रकार के गेमेट आएंगे और अलग अलग प्रकार के गेमेट आएंगे तो क्या होगा? अलग अलग प्रकार के प्रोटीनी भी बनेंगे, है ना। सो ये खैर मियोसिस का पार्ट है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज
लोगों को समझ में आ चुका था उस समय, है ना। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल मूवमेंट, बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल मूवमेंट, that is meiosis, Sutton and Boveri, Sutton and Boveri तो साइंटिस्ट है। Boveri independently, देखिए एक साइंटिस्ट नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे उस पे, proposed the chromosomal theory of inheritance, so क्वेश्चन आएगा इन 1902, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किसने दिया, है ना। सो इट वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी, ठीक है। और इन्होंने सिमिलैरिटीज को दर्शाया है जो मेंडल्स के प्रिंसिपल में थे और क्रोमोसोम बिहेवियर में था, ठीक है। दे फाउंड, क्लियर कट आइडिया होना चाहिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है क्या। कुछ नहीं है, मेंडल्स के काम का और क्रोमोसोमल मूवमेंट है, इन दोनों को कंपाइल कर दिया गया है एक साथ, उसी को कहा जाता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दे फाउंड द सिमिलैरिटीज, ये है एक्चुअली में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, similarities between the Mendel's pattern of principle of inheritance and chromosomal behavior. Chromosomal behavior, ठीक ना। सो इन दोनों काम को कंपाइल कर दिया गया और इसी को कहा दिया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। They united the knowledge of chromosomal segregation। क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन मतलब यही जो डायग्राम हम किए थे अभी, आर आर लेके, एंड मेंडल्स प्रिंसिपल। Mendel's principles and named it as, और इसी को नाम दे दिया गया क्या, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यदि क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी या एग्जाम, राइट डाउन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो आप स्टार्ट करोगे सटन एंड बोवेरी से। सटन एंड बोवेरी ने मेंडल्स प्रिंसिपल स्टडी करी। They also studied the chromosomal movement during meiosis. They compiled this work together and named it as chromosomal theory of inheritance. और हो सके तो आप meiosis 1 का meiosis 1 का प्रोफेज 1 स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, हो जाएगा, फुल नंबर मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पे कुछ salient फीचर्स बता दे रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। The salient main features of this theory are, ठीक है, इस थ्योरी का जो फीचर्स है वो हम बता रहे हैं।
मेंडल्स का फाइंडिंग क्या था और क्रोमोसोमल थ्योरी क्या था, दोनों को हम कंपेयर कर दे रहे हैं जिससे समझने में आसानी होगी। मेंडल्स फाइंडिंग और मेंडल्स वर्क। क्रोमोसोमल मूवमेंट, है ना, बता रहे हैं। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, है ना, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट मेंडल ने दिया था। Alleles of a gene do not blend. Alleles do not blend, mix नहीं होते हैं। Only one allele move to one gamete, ठीक है। Mendel's factor restore in zygote, zygote में रिस्टोर हो जा रहे थे, गैमेट में सेपरेट हो जा रहे थे, लाइक दैट, ठीक ना। उसी के तरह लाइक मेंडल्स फाइंडिंग, मेंडल्स की फाइंडिंग की तरह, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर अपना रिटेन करता है। क्रोमोसोम retain their number, structure। क्रोमोसोम नंबर बदलता नहीं है, स्ट्रक्चर भी नहीं बदलता है, एंड इंडिविजुअलिटी throughout generation, throughout generations ना। Two alleles of a gene neither gets mixed up or lost, ना मिक्स्ड होता है ना ही गुम होता है ड्यूरिंग मियोसिस। कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, ये नहीं कि कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलके कुछ इस तरीके का गैमेट बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, है ना, इस तरीके का। Two gamete unite to form diploid, zygote, है ना, यही सब था। ठीक है, हाँ, ये कुछ साइलेंट फीचर्स थे, कंपैरिजन था, और इन्हीं कंपैरिजन को कंपाइल कर दिया गया, जिसको कहते हैं हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। खत्म हो गया। इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को थॉमस हंट मॉर्गन ने प्रूव करा था विद द हेल्प ऑफ ड्रोसोफिला। तो क्वेश्चन आता है कि थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला क्यों इस्तेमाल करा था अपने रिसर्च के लिए?
तो ड्रोसोफिला का फीचर्स लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। उसके बाद कुछ कुछ क्रॉसेस करे थे, वो हम बताएंगे आप लोग को कौन से क्रॉसेस करे थे, और क्रॉस करने के दौरान इन्होंने मेंडल्स और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को तो प्रूव करा ही था, साथ में कुछ इनको प्रॉब्लम होने लगा, तो वो प्रॉब्लम के चलते एक नई चीज की डिस्कवरी हुई ना। दिस थिंग्स आई विल टेल इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ, आज के क्लास में कुछ डाउट होगा पूछेंगे। Was given by Thomas Hunt Morgan. Thomas Hunt Morgan with the help of Drosophila. ड्रोसोफिला के मदद से इन्होंने प्रूफ करी थी। सो अगले क्लास में बताएंगे कि वो ड्रोसोफिला क्यों लिया अपने रिसर्च के लिए, और कौन से जीन को कंसिडर करके इन्होंने प्रूफ दिया, और कौन से शॉर्टकमिंग्स आए थे प्रूफ करने के दौरान, है ना। ये हम बताएंगे अगले क्लास में। सो अगले क्लास में हम लोग करेंगे लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी ना, ये सब करेंगे। हाँ सुधांशु, क्वेश्चन पूछना है पूछेंगे। सुधांशु, यस सर। फातिमा, आपके लिए थोड़ा समझना मुश्किल होगा क्योंकि इससे पहले कुछ पढ़ी नहीं है आप, और ये रिलेटेड था प्रीवियस क्लास से, है ना। यस सर, हाँ, हमको आज हो रहा था थोड़ा। हाँ, इसके बाद से जितने भी क्लासेस होगा आप अटेंड करेंगी, है ना। ओके सर। और आप एक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम मैसेज भेजेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे स्मार्ट पैक के चैनल को, उसमें टाइम टेबल भेजा जाएगा, आप रेडी रहेंगे उसी अनुसार, है ना। और नोट्स वगैरह, लिंक वगैरह आते रहेगा, जो होगा और इंफॉर्मेशन उस पे रहेगी, है ना। सर तो डेली क्लास होगा आज से? नहीं, डेली नहीं होगा, बायोलॉजी का क्लास तो डेली नहीं हुआ है, केमिस्ट्री फिजिक्स का हो रहा है। क्या हो रहा है सुधांशु केमिस्ट्री फिजिक्स का? डेली तो नहीं होता है, वीक में 3 दिन होता है। हाँ ठीक है, आप कर लेंगे, आपका जो केमिस्ट्री फिजिक्स तो यहीं से हो रहा होगा। यस सर, तो उसी का टाइम मैनेजमेंट के लिए पूछ रहे थे। हाँ हो जाएगा, तो आप केमिस्ट्री फिजिक्स तो करोगी, बायोलॉजी से बचेगा ना, तो बायोलॉजी अलग टाइम में होगा, हम बात कर लेंगे रजनीकांत सर से कि बायोलॉजी वाला टाइम में वो केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं रखेंगे, है ना। ओके सर। केमिस्ट्री फिजिक्स कौन पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री शाकिब सर और रजनीकांत सर दोनों, मतलब फिजिकल रजनीकांत सर और ऑर्गेनिक शाकिब सर। फिजिक्स फिजिक्स राज आर्यन सर। राजारायण सर पढ़ा रहे हैं ना, ठीक ठीक यस ठीक। सर। और आप लोग का बोकारो? सर फिजिक्स कुंदन सर है, और फिजिकल में निहार सर है, ऑर्गेनिक मतुल सर है। ठीक है ठीक है, सही है सही है, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं। मियोसिस एक बार देख लेंगे, इस अभी आज का जो टॉपिक पढ़ा है ना, उस टॉपिक से 2 जगह से क्वेश्चन पूछता है। मेंडल्स का पब्लिकेशन या मेंडल्स की फाइंडिंग लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा, मेंडल्स का काम को रिपब्लिश किसने किया था, 2 चीज हो गया। तीसरा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, ज्यादातर यही पूछता है किसने दिया था,
है ना। इसके अंदर क्या क्या है, बहुत रेयर क्वेश्चन, रेयर बार पूछा है, 100 में से एक बार या 2 ही बार पूछा है कि व्हाट इज एक्चुअली देयर इन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आप लोगों को तो क्लियर कट पता चल गया ना कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर है क्या। आशुतोष है, भाग्य, मुस्कान, मुस्कान, Yes, sir. हाँ, व्हाट इज देयर इन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके सुधांशु तुम बताओ। फिर उसमें मतलब क्रोमोसोम रिटेन करता अपना नंबर को, स्ट्रक्चर को और इंडिविजुअलिटी को। हाँ ठीक है, ये तो उसका एक एक वर्णन हो गया ना, एक एक आप डेफिनेशन बता रहे हो। एक्चुअली में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्रोमोसोम मूवमेंट, क्रोमोसोमल बिहेवियर है और मेंडल्स के प्रिंसिपल्स, बस। क्रोमोसोमल बिहेवियर है ड्यूरिंग मियोसिस, है ना, क्रोमोसोमल बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस या फिर क्रोमोसोमल बिहेवियर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बस यही है। और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, तीनों चीज डिस्क्राइब कर दोगे, मियोसिस पूरा चीज डिस्क्राइब कर दोगे, हो गया, है ना। हाँ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किसने प्रूव करा था, ड्रोसोफिला का इस्तेमाल करके, ये क्वेश्चन एक और आता है, किसने किया, थॉमस हंट मॉर्गन। यस, थॉमस हंट मॉर्गन ने करा था विद द हेल्प ऑफ ड्रोसोफिला। अब ये क्वेश्चन आता है कि उन्होंने ड्रोसोफिला ही क्यों सेलेक्ट करा, दैट आई विल डील इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, हो सकता है मैं डेली भी लूँ आप लोग का क्लास, 40-40 मिनट का ही लूँ, लेकिन डेली अब मन कर रहा है डेली के लिए, ताकि हम दिसंबर तक या दिसंबर तक सिलेबस आराम से खत्म कर दें। पिछले बार आप लोग के सीनियर्स का सिलेबस अगस्त में खत्म हो गया था, अगस्त में खत्म कर दिए थे, लेकिन इस साल ठीक है, लॉकडाउन के चलते नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस चैप्टर का नोट्स है सभी के पास, चलो, we'll meet in the next class.